आप तो लॉ स्टूडेंट हैं और पीसीएस जे की तैयारी कर रहे हैं, तो वैसे तो आपके हर लॉ सब्जेक्ट आपको प्यारा होगा, अच्छा होगा, लेकिन कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं? सर हम इंडियन एविडेंस एक्ट में ज़्यादा रुचि रखते हैं। अच्छा, इंडियन एविडेंस एक्ट, अच्छा, उसमें ज़्यादा आपका रुचि है। सीआरपीसी से कुछ, वो तो प्रोसीजर है। जी बिल्कुल। वैसे सर थोड़ा थोड़ा ज्ञान सबका है। अच्छा, लेटेस्ट कुछ लॉ आपने देखा है जो लेटेस्ट रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कुछ अभी लेटेस्ट एक जजमेंट हुआ है कुछ स्वामीनाथ गौर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अभी आया है, कुछ नॉलेज है, आइडिया है आपको? सर केस लॉ के नाम से नहीं कलेक्ट कर पा रहा हूँ। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि आर्टिकल 21 इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेक्शन 169 सीआरपीसी। ये उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि आर्टिकल 21 इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेक्शन 169 सीआरपीसी। तो थोड़ा सा आइडिया हो तो थोड़ा सा एलेबोरेट करिए। सर जजमेंट मैंने नहीं पढ़ा है अभी तक। ना चलिए, हम आपसे वैसे ही पूछते हैं, कहते हैं, मैं वैसे ही कहता हूँ विदाउट जजमेंट। आर्टिकल 21 इज द बेसिक सोर्स ऑफ सेक्शन 169 सीआरपीसी। तो आप 169 सीआरपीसी और 21 का आप रिलेशन बताएं, क्या है रिलेशन? 169 सीआरपीसी ये कहता है कि द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जब सफिशिएंट एविडेंस ना मिले तो वो कोर्ट में अपनी 173 सेक्शन 173 में जो एफआर लगाएगा, वो उसमें ये होगा कि इनका पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, इस वजह से इन्होंने एफआर लगा दिया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने। और सर अगर पर्याप्त साक्ष्य नहीं है और एट द सेम टाइम द पर्सन इज इन कस्टडी ऑफ द पुलिस, तो सर इमीडिएटली उसको बेल पे रिलीज ऑन बेल। तो इसका रिलेशन आर्टिकल 21 से कैसे है? सर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज नोबडी शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट according to the procedure established by law which was later interpreted as due procedure of the law। अगर कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं, एफआर लग जाती है, चार्जशीट नहीं आती है, तो सर फिर उसको कस्टडी में रखना उसके आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, क्योंकि उसकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी डिप्राइव हो रही है, वो भी बिना किसी साक्ष्य प्राप्त के। कुछ कंपाउंडिंग ऑफ द केस के बारे में जानकारी है, आइडिया है आपको? जी सर, सेक्शन 320 ऑफ द सीआरपीसी कंपाउंडिंग ऑफ द केस के बारे में डील करता है। इसमें उस सेक्शन में सर दो तरीके के केस दिए हुए हैं। एक वो जिसमें कंपाउंडिंग विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट आप कर सकते हैं, आपका पूरा राइट है। दूसरा वो जिसमें कंपाउंडिंग विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट इज नेसेसरी। दो भागों में उसको बांटा गया है। अगर कंपाउंडिंग हो जाती है तो अक्यूज्ड विल बी अक्विटेड इन द केस। एक बड़ा इंटरेस्टेड केस आया था कोर्ट के सामने। An employee retired from a company and he had already opted the pensionary scheme, dead link insurance scheme जो फैक्ट्री के लिए लागू है, उस पर ऑप्ट किया था। and he was being paid monthly pension। तो आप जानते हैं कि 1 साल बाद लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है पेंशन लेने के लिए। वो जब उस समय पोस्ट ऑफिस से पे कर रहा था, पोस्ट ऑफिस में गया पेंशन के लिए ले, तो उनका नो वी रिक्वायर लाइफ सर्टिफिकेट। उसने कहा साहब आपके सामने जिंदा मैं खड़ा हूँ और आप हमसे लाइफ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, इससे बड़ा सबूत क्या है कि मैं आपके सामने जीवित हूँ? कहा नहीं आपको लिखित में लाना होगा। तो वो थोड़ा सा प्राइस में आ गया और उसने पोस्ट मास्टर साहब को एक लपड़ मार दिया। देन ही वॉज अरेस्टेड, ही वॉज ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट विद द चार्ज शीट and charge was under section 332 of the Indian Penal Code। नाउ मजिस्ट्रेट ने उसमें मीडिएट किया, वो डॉक्टर को, वो पोस्टमैन को बुलाया, बाद में उन लोगों के बीच में कुछ समझौता हो गया। अब मजिस्ट्रेट के सामने क्वेश्चन ये आया कि क्या इसमें समझौता करा दिया जाए? तो कुछ आइडिया है आपको, क्या मजिस्ट्रेट को पावर है इसमें समझौता कराने का? सर 332 मुझे इस वक्त तो याद नहीं है कि कंपाउंडेबल है कि नहीं, लेकिन एज पर फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द सीआरपीसी अगर वो कंपाउंडेबल है और बोथ द पार्टीज मतलब रेडी टू कंपाउंड द ऑफेंसेस, तो मतलब कंपाउंडिंग इज बेटर कि कोर्ट का ओवरबर्डन ना बढ़े और कंपाउंड लॉ से परमिसिबल भी है सेक्शन 320 सीआरपीसी। देखिए लीगल
फेनोमेना जो एरिया कहता है, उसमें इस वर्ड को अप्रिशिएट नहीं किया जाता है कि अगर कंपाउंडेबल है। जी। अगर ये आप जवाब देंगे तो आपका जो इंटरव्यू मेंबर है वो इनवाइट हो जाएगा। क्यों? आप कोर्ट में जाओगे तो आप ये ऑर्डर करोगे कि अगर ये बेलेबल है तो बेल ग्रांट करता हूँ, अगर नॉन बेलेबल है तो बेल रिफ्यूज़ करता हूँ। कि आप कंफर्म होके बैठोगे ना कि ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। वहाँ तो ये नहीं चलेगा भाई, ये साहित्य तो है नहीं, अनुप्रास एवं अलंकार सब चलेगा। यहाँ तो आपको एक शब्द में कंपाउंडिंग मीन कंपाउंडिंग, कंपाउंडेबल मीन्स कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल मीन्स नॉन कंपाउंडेबल। समझ गए आप ना। लेकिन इसमें यह कि इफ़ कंपाउंडेबल देन इट कैन बी डन, इफ़ नॉट देन कैन नॉट डन। इट इज़ नॉट करेक्ट आंसर, क्योंकि इससे मेंबर समझेगा यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। और शेड्यूल बहुत लंबा नहीं है, शेड्यूल्स बहुत लंबा नहीं है। आपको जो तैयारी देखना है वो ये नहीं देखना है कि कौन कौन कंपाउंडेबल है, क्योंकि कंपाउंडेबल की लिस्ट ज़्यादा है, लंबी है। आपको ये देखना है कि कौन कौन सेक्शन इसमें मिस है, उस मिसिंग सेक्शन को अपने दिमाग में लेना है कि ये नहीं कंपाउंडेबल है, ये नहीं कंपाउंडेबल, ये नहीं कंपाउंडेबल है। क्योंकि अगर कंपाउंडेबल पूरा आप याद रखेंगे तो आपको जो है एक ना तो यूज़फुल है और आपको डिस्टर्बेंस भी होगा इससे। तो जो नॉन कंपाउंड बहुत कम सेक्शंस हैं। सेक्शन 332 प्रोवाइड whoever obstruct the working of a public servant by using the force, whether physical force, mental force, or force by any other so means, he shall be punished with such and such punishment. And since this offense is committed against a public servant, therefore this offense is totally not compoundable. अच्छा, एक दूसरी बात है कि जब आप प्रोविजन आपको ध्यान में रहेगा तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ऐसे केसेस जो मोरल पर्टिट्यूड को, मोरल जो है थिंग्स को डिस्टर्ब करते हैं, मोरालिटी को, तो ऐसे मामले में कंपाउंडिंग का कोई क्वेश्चन नहीं उठता है। सेक्शन 376, सेक्शन 302, सेक्शन 326, है ना, ये सब मामले जो है वो कंपाउंडेबल का मतलब यह है कि इसमें मेंसरिया उतना नहीं है, बस खाली तैस में आकर के मारपीट हुआ या कुछ हुआ, ऐसा हुआ, उसमें कंपाउंडिंग हो जाता है। तो देयरफॉर यू हैव टू रिमेंबर द फर्स्ट ऑफ नॉन कंपाउंडेबल, देन यू हैव टू गिव योर आंसर। ठीक है ना सर? ठीक है। आपने कहा आपको एविडेंस एक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। एक इसमें ग्रीक वो जो है आता है कि रेप्स एप्सा लिक्वेटर, परिस्थितियाँ स्वयं ये जो है जिक्र करती हैं, बता देती हैं कि ऑफेंस कैसे हुआ। और चूँकि आप जो है मुस्लिम कैंडिडेट भी हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो है फिराक गोरखपुरी जी का एक शेर है, जो चुप रहेगी जुबाने खंजर, जो चुप रहेगी जुबारे खंजर, लहू पुकारेगा आस्तिका। अगर खंजर किसी तरह से छिपा दिया जाए, जुबान उसकी बंद कर दिया जाए, तो आस्तीन में जो खून लगा वो कहाँ जाएगा? तो जो सर्कमस्टांसेज हैं, तो लेप्स एक्विटर, सर्कमस्टांसेज स्पीक्स इटसेल्फ, इसका और सर्कमस्टांशियल एविडेंस में दोनों में कोई कोरिलेशन हो जाए उसको क्लियर करिए आपके समझ से। सर किस सेक्शन में इसको दिया गया? परिस्थितियां स्वयं बताती हैं। सर दो चीजें हैं इसमें। हाँ। एक तो सेक्शन 106 ऑफ द एविडेंस एक्ट कुछ हद तक रेसिस इक्वेटर को डील करता है। हाँ। दूसरी बात सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का सर अलग है, ये प्रेसिडेंट से ज्यादातर डिराइव होता है। सर दोनों अलग टॉपिक है, बाद में उसको सर कंजॉइन किया जा सकता है। रेसिस इक्वेटर 106 में है कि सर कोई भी फैक्ट अगर किसी के पर्सनल नॉलेज में है तो वो वही साबित करेगा जो जिसके पर्सनल नॉलेज में है। ये रेसिस इक्वेटर का एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है जो इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया गया है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में एज फार एज एविडेंस इज कंसर्न्ड सर, सेक्शन 3 में जो डेफिनेशन दी है एविडेंस की, वो सिर्फ ओरल और डॉक्यूमेंट्री की इंक्लूसिव एविडेंस दिया हुआ है, एक्सक्लूसिव नहीं है सर। तो उसमें और भी कई तरीके के एविडेंस आते हैं जिसमें एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आता है सर।
अगर सारे एविडेंसेस एक केस में सर एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं, प्रॉपर्ली नहीं कलेक्ट हो पा रहे हैं, तो उस सूरत हाल में सर सर्कमस्टांशियल एविडेंस की मदद ली जाती है। सर्कमस्टांशियल एविडेंस सर सारे ही फैक्ट्स एक दूसरे से इतने कनेक्टेड होना चाहिए सर, जो कनेक्शन कैन नॉट बी ब्रेक टू इट शुड मेक ए चेन, ये चेन ईच एंड एवरी जो उसकी कड़ी है वो उसको जो है कंप्लीट चेन बनाना चाहिए। तो देखिए इसमें भी जो चेन बनता है और देखा जैसे लास्ट सीन है या रिकवरी है, तो यह एक पॉइंट ऑफ प्रिजम्पशन पे बेस कर रहा है कि भाई अगर आपके साथ जा रहा है और आप अकेले निकल रहे हो, इसके बाद आ रहे आदमी डेड है, डेड पड़ा हुआ है, तो प्रिजम्पशन आपकी तरफ जाएगा, आपकी तरफ जाएगा और बर्डन कहाँ शिफ्ट होगा, आप पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रिजम्पशन आप पे जाएगा। क्या ऐसा कोई प्रिजम्पशन क्लॉज भी एविडेंस एक्ट में है? कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसे एक्ट हैं जिनके बारे में कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है, कुछ है ऐसे जो एक्ट कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है। सर सेक्शन 111A में देयर आर सर्टेन ऑफेंसेस इन व्हिच कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि वो ऑफेंस कमिट किए हुए हैं अक्यूज ने, और सर उसमें जो मेजरली सेक्शंस इन्वॉल्व हैं वो वेजिंग वॉर से रिलेटेड सेक्शन है 121 से सब्सिक्वेंट सेक्शन सर आईपीसी। नहीं, ये तो मैंडेटरी है जी, करेगा। कुछ जो है ऑप्शनल भी है, कर सकता है, डायरेक्टिव भी कुछ है सर। फैक्ट्स के लिए कि तो डायरेक्टिव है, लेकिन ऑफेंस के लिए डायरेक्टिव नहीं। फैक्ट्स देखिए, ऑफेंस तो मेड आउट होता है और ऑफेंस का जो रूट है, ऑफेंस का जो रूट है वो तो फैक्ट ही है। जब फैक्ट आप देखेंगे तो फैक्ट के बाद ही तो आपको होगा कि ऑफेंस इसमें मेड आउट हुआ है नहीं हुआ है। क्या कुछ ऐसा फैक्चुअल प्रिजम्पशन भी है, कोर्ट को दिया गया है, ऐसा कोई अख्तियार है कि कुछ तथ्यों को, कुछ फैक्ट्स अगर उसके सामने आ रहे हैं तो उसे देखकर प्रिज्यूम कर सकता है? सर सेक्शन 114 ऑफ द एविडेंस एक्ट, करेक्ट। देयर आर कोर्ट में प्रिज्यूम सर्टेन फैक्ट्स, जिसके इलस्ट्रेशन में सर कई एक्सप्लेनेशंस भी दिए हुए हैं उसमें, जैसे कि an uncorroborated testimony of the accomplice may not be proved without corroboration। 114A में इलस्ट्रेशन बी में इसका एग्जांपल दिया है। फैक्ट्स की बात करते हैं। इसमें जुडिशियल फंक्शनिंग और गवर्नमेंट प्रोसीडिंग्स, ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स के बारे में भी कुछ प्रिजम्पशन है? सर सेक्शन 79 से लेके सेक्शन 90 तक प्रिजम्पशंस पूरा डील होता है सर। ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स का सर मुझे इस वक्त एग्जैक्ट सेक्शन नहीं याद आ रहा है। नहीं, आपके सेक्शन 14 में ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। आपके 114 के एग्जाम्पल में ही दिया, इलस्ट्रेशन में ही दिया हुआ है कि द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट एवरी ऑफिशियल एक्ट, एवरी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, एवरी पब्लिक मेंटेनेंस हैज बीन परफॉर्म्ड विद डिग्निटी, विद ऑनेस्टी एंड विद ट्रांसपेरेंसी। ये कोर्ट प्रिज्यूम करे। अगर कोर्ट प्रिज्यूम नहीं करेगा देन तो फिर कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, हर बात पे उस पर क्वेश्चन उठ जाएगा। तो देयर आर सर्टेन डिग्री ऑफ प्रिजम्पशन जिसमें कोर्ट को प्रिज्यूम करना ही है कि ये एक्ट, कोई रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, द कोर्ट विल प्रिज्यूम दैट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इज करेक्ट अनलेस दैट इज चैलेंज बाई अदर सोर्सेज, बाई अदर एविडेंस। अच्छा, ये बताएं कि जनरल डायरी और केस डायरी में फ़र्क क्या है? सर केस डायरी की जेनेसिस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 172 से है। जनरल डायरी की जेनेसिस सर यूपी पुलिस रेगुलेशन एक्ट से है सर। दोनों केस डायरी सर केस का डे 1 से लेके इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या प्रोसीडिंग्स हुई, किसके स्टेटमेंट्स हुए, पंचनामा हुआ, जो भी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में हुई उसका कंप्लीट जो है रिकॉर्ड केस डायरी को कहते हैं सर। जनरल डायरी सर यूपी पुलिस रेगुलेशन एक्ट से है, उसके बारे में सर मुझे कम ज्ञान है। अच्छा, हु प्रिपेयर्स केस डायरी? द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर प्रिपेयर्स केस डायरी सर। ओके, राइट। नाउ on what instance identification parade is conducted and who conduct the identification parades? Sir, identification parade is conducted by the judicial officer in the supervision of a judicial officer by the prosecution, which in that case is the IO sir. You are committing here mistake. That is conducted with the supervision of the court, not judicial officer.
every judicial officer, every court is presided by the judicial officer. Every court is presided by judicial officer, but it is not necessary that every judicial officer should preside court. He may be on deputation. True. Then, if he is on deputation, you can't say that he is court. The presiding officer sitting on dais and functioning, administering the judicial administration is court. And it is done with the instruction, with the supervision of the court, on the instance of investigation officer. And who does it? Who performs it? कौन इसको कराता, संचालित करता है? सर आईओ कराता है। नहीं, आईओ के निवेदन पर तो हो रहा है, लेकिन इसका इंचार्ज कौन होता है? कौन इसको कराता है? सर जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो बैठता है कोर्ट में भैया। हमेशा आइडेंटिफिकेशन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा कराया जाता है, मौके पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कराता है इसको। क्यों नहीं जुडिशियल मजिस्ट्रेट कराता, बताइए? इसमें कोर्ट क्यों नहीं कराता? सर कोर्ट इसलिए नहीं कराता क्योंकि इंडिया में सर एडवर्सरी सिस्टम ऑफ जुडिशरी है। सर यहाँ पे जज इन्वेस्टिगेशन में एक्टिव रोल प्ले नहीं करता है। बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट वो फैसला देता है सर। अगर जज खुद आइडेंटिफिकेशन परेड कराएगा तो वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जज डायरेक्ट जो है अपना योगदान देगा, जो कि सर एडवर्सरी सिस्टम में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि अगर आपके इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया जाए तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जज को पावर है कि लोकल इंस्पेक्शन भी कर सकता है, वो रिपोर्ट भी बना सकता है। तो आखिर अगर वो लोकल इंस्पेक्शन करता है, रिपोर्ट तैयार करता है, तो उसमें भी तो उसने अपने को पार्टी बना लिया ट्रायल में। फिर तो आपकी ये थ्योरी फेल हो गई। सर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस सर। कंप्लीट 100% एडवर्सरी तो आइडियल स्टेट हो जाएगा वो, दैट विल बी गो टू द फेलियर ऑफ जस्टिस। थोड़ा सा एक्सेप्शंस फॉर द प्रैक्टिकल फंक्शनिंग ऑफ द जस्टिस इज प्रोवाइडेड इन द कोड ऑफ नो। The identification parade is the integral part of the investigation. Investigation is the prerogative of the investigating officer. The court has no power to intervene in the investigation, to interfere in the investigation. And in that part, after commission of the trial, when any plea of impossibility is taken, then the circumstances come to go on spot and to make inspection. जैसे कहते हैं हुजूर ये तो संभव ही नहीं है। मैं बालक भैया को छोड़ो, ये संभव ही नहीं है। आपने बताया था। हाँ, इम्पॉसिबल है बिल्कुल भगवान। तो ऐसे मामले में कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है। छोटा बच्चा कैसे? हाँ, कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है। देन द सर्कमस्टांसेस कम्स बिफोर द जज टू गो ऑन स्पॉट एंड टू मेक इंस्पेक्शन। भगवान करे आप जल्दी जज हों और आप भी जज बनेंगे ही बनेंगे। आप जुडिशल सर्विस में जाएंगे तो आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें आपको मौके पर जाके इंस्पेक्शन करना होता है। और ईश्वर ने चाहा है आपका सिलेक्शन हो गया, आप सेलेक्ट हो जाएंगे और अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। कौन साइन करेगा आपका अपॉइंटमेंट लेटर? सर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कन्फर्मेंट ऑफ पावर हाई कोर्ट को बताया है सर कि नो योर सिलेक्शन लिस्ट इज सेंट बाय द पब्लिक सर्विस कमीशन बिफोर द गवर्नमेंट। नाउ एक नोटिफिकेशन निकलता है ना, कार्यालय ज्ञाप नियुक्ति। आपको नियुक्ति उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में आपको नियुक्ति प्रदान की जाती है। तो वह जो नियुक्ति पत्र है वो कौन साइन करता है? यहाँ बिहार सरकार का। बिहार सरकार का बताइए सर। मुझे ज्ञान नहीं है, मैं इसको बिहार का यूपी का एक ही है। देखिए पूरे भारत में योर अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड दिस पावर ऑफ अपॉइंटमेंट हैज बीन डेलीगेटेड बाय द गवर्नर टू द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। जब आप लेटर पाएंगे तो लिखा होगा कि श्री राज्यपाल महोदय मिस्टर फला को बिहार न्यायिक सेवा में नियुक्त किए जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं। तो आपकी जो फर्स्ट नियुक्ति होगी, जो आपकी नियुक्ति सेवा में नियुक्ति शासन करेगा।
इसी तरह से जब आप न्यायिक सेवा से उच्चतर न्यायिक सेवा में जाएंगे तो उच्चतर न्यायिक में नियुक्ति शासन करेगा। हाई कोर्ट को केवल एडमिनिस्ट्रेशन का पावर डेलीगेट किया गया है। हाई कोर्ट इज नॉट योर अपॉइंटिंग अथॉरिटी, योर अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज द स्टेट, द गवर्नर ऑफ द स्टेट। आई थिंक सफिशिएंट। सर मुझे ये बताइए, आइडेंटिफिकेशन परेड जो होता है इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे करवाया जाता है, पुलिस ऑफिसर ही क्यों नहीं इसको कंडक्ट करवाता है? सर पुलिस ऑफिसर ही कंडक्ट करवाता है सर, इन द सुपरविजन ऑफ। नहीं, डायरेक्टली मतलब क्यों सुपरविजन क्यों करवाया जाता है, डायरेक्टली क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रहा है उसमें? मतलब जुडिशियल ऑफिसर या कोर्ट के सुपरविजन की ज़रूरत क्यों है सर, ये पूछना चाह रहे हैं आपसे। सर आइडेंटिफिकेशन विक्टिम करता है सर, और विक्टिम और एक्यूज उस वक्त एक ही जगह पे सर मौजूद होते हैं, तो उस प्रोविजन को मिसयूज ना होने की वजह से जुडिशियल मजिस्ट्रेट का सुपरविजन का प्रोविजन दिया गया है सर 50A CRPC में। 50A में 50A में सर CRPC में दिया गया। और कहीं पे भी कोई पुलिस रेगुलेशन वगैरह में भी कहीं पे पुलिस रेगुलेशन में है सर, मैंने नहीं पढ़ा है सर। अच्छा अच्छा, सेक्शन 162 पढ़ा है CRPC? जी सर। क्या कहता है सेक्शन 162 CRPC? 162 CRPC सर ये कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट जो पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन को दिया जाता है, वो स्टेटमेंट किसी एंड सच स्टेटमेंट में बी यूज्ड एज एन एविडेंस। Such statement may be used only for the purpose of contradiction for the benefit of the accused and may be used by the prosecution with the permission of the court for the purpose of contradiction। ये जो आपने बताया with the permission of the court, ये कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी कि जहाँ पर प्रोसिक्यूशन ही कॉन्ट्राडिक्ट करने के पर्पस से इस्तेमाल करेगा? सर वन सेक्शन 154 इंडियन एविडेंस एक्ट में होस्टाइल विटनेस का प्रोविजन दिया गया है। इन केस द विटनेस इज डिक्लेयर्ड होस्टाइल बाय द कोर्ट, इन दैट केस द प्रोसिक्यूशन विल बी may be allowed by the court to cross-examine the witness of the prosecution itself। अच्छा, क्या कोरोबोरेशन के पर्पस से इस स्टेटमेंट का प्रयोग किया जा सकता है? कोरोबोरेशन के पर्पस से सर नहीं किया। सेक्शन 161 का जो स्टेटमेंट और सेक्शन 162 का स्टेटमेंट, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? सर सेक्शन 161 से आप किसी में पास इस्तेमाल किए गए हैं, और ये है कि एनी स्टेटमेंट्स मेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। हाउएवर सर सेक्शन 162 में जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो स्टेटमेंट्स सर 161 का स्कोप जो है वो सर 162 से ज़्यादा बड़ा है। 161 का स्कोप 162 का स्कोप सर 162। अच्छा सम साहब, CRPC बहुत हो गई। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिमाग में आ गया, बताएं। एक लड़की की शादी हुई और आप जानते हैं कि आजकल जो दहेज की डिमांड में उसको जला दिया, फायर कर दिया, और उसकी बड़ी सिचुएशन थी, मतलब शी वाज अबाउट टू डाई। वो सब भाग गए, पड़ोसी उसको ले करके हॉस्पिटल ले गए, हस्बैंड वगैरह सब भाग गए। वहाँ कोई नहीं था जो इमरजेंसी डॉक्टर था वो। उसने कहा साहब अब मेरे जीवन का भरोसा नहीं है, मैं कुछ बयान देना चाहता हूँ। वो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, हम आईओ को बुलाते हैं और मजिस्ट्रेट को बुलाते हैं। उसने कहा साहब जब तक आप बुलाओगे तब तक मैं जा रही हूँ, आप मेरा नोट कर लो। उसने अपना जो है अपने टेलीफोन, अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग डिवाइस को ऑन कर दिया और उस लेडी ने पूरा अपना स्टेटमेंट दिया, और स्टेटमेंट देने के बाद फिर इसने उससे पूछा कि तुम्हें होश है, तुम्हें याद है तुमने कहा है? मैं पढ़ रहा हूँ। उसने कहा हाँ साहब पढ़िए। फिर उस डॉक्टर ने पढ़ा कि तुमने ये बयान दिया है। कहा हाँ साहब हमने यही बयान दिया है। और देखिए दुर्भाग्य से उसी के बाद जो उसकी डेथ हो जाती है ना, आईओ आता है और वो डॉक्टर बताता है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन हुई है। आईओ उस मोबाइल सेट को जो है अपने कब्जे में ले लेता है और अपना रेडियो मुख्यालय जाकर उसके डिवाइस को जो है उससे एक सीडी बनाता है, सीडी बना करके उसको रख लेता है, और चूँकि अर्जेंट कॉल आता है डॉक्टर्स को, उसका मोबाइल सेट वापस कर देता है। नाउ सीडी एनेक्स विद द चार्जशीट। नाउ द क्वेश्चन, जब ये सीडी पेश की गई तो एक्यूज की तरफ से ये प्ले लिया गया कि सर इट इज़ नॉट डाइंग डिक्लेरेशन,
It is not dying declaration as is provided in the Indian Evidence Act, because dying declaration should be recorded by a magistrate, है ना, and signed by the magistrate, signed by the deponent. Since it was only एक audio recorded voice and recorded by the doctor, it was handed over to the IU converted in CD, and therefore it is not a dying declaration. Suppose the case comes to you, what will you decide? आप क्वेश्चन समझ गए ना? बिल्कुल समझ गया सर। क्लियर है ना क्वेश्चन? हाँ। अब बताए, आपको ये मालूम है, ये सर्कमस्टांस कभी आपने सुना है? सुना नहीं है सर, बाय एप्लीकेशन। क्यों? अभी एक साल के अंदर ही ऐसा कोई फैसला नहीं पढ़ा आपने? नहीं देखा है? सर पेपर में भी निकला है, सब निकला है, ऑल इंडिया उसमें जो है उसमें भी आया है, AIR में भी पब्लिश हुआ है, बड़ा फेमस केस है सुप्रीम कोर्ट का। तो चलिए हम केस लॉ को अलग करते हैं। एक सिचुएशन आपके सामने है, व्हाट विल यू डिसाइड? सर ये केस सेक्शन 32 डाइंग हाँ, डिक्लेरेशन में आता है, जिसमें सर जो अल्फाज दिए गए हैं वो ये दिए गए हैं कि एनी स्टेटमेंट मेड, एनी स्टेटमेंट में सर ओरल और डॉक्यूमेंट्री का जिक्र नहीं दिया गया है कि ओरल हो कि डॉक्यूमेंट्री हो। नाउ सर द केस बिफोर अस इज सर वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पे उन्होंने टेप रिकॉर्ड में उसको रिकॉर्ड कर लिया था। सर सिंस द टेप रिकॉर्ड इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड देयर इज नो बात दैट डाइंग डिक्लेरेशन कैन नॉट बी ऑन द डॉक्यूमेंटरी एविडेंस, इट कैन ओनली बी ओरल, ऐसा सर एस्टैब्लिश लॉ अभी तक नहीं है। इसलिए सर ये डाइंग डिक्लेरेशन में माना जाएगा एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दैट टू सर सेकेंडरी। आप मानते हैं, इसके लिए प्रोसीजर क्या अडॉप्ट करेंगे? आप सीधे CD ले लेंगे और कहेंगे आप उसको वो जो है लैपटॉप या ले आइए, सेट उसमें चला दीजिए, और चला करके और देख करके आप उसको नोट कर लेंगे? नहीं सर, ये सेकेंडरी एविडेंस है, क्योंकि ओरिजिनल जो टेप रिकॉर्ड था वो तो वापस कर दिया गया है डॉक्टर को। तो पहले तो सर वो ओरिजिनल आना चाहिए बेस्ट एविडेंस रूल के हिसाब से। फिर सर वो ओरिजिनल जब आ जाएगा तो वो जाएगा फॉरेंसिक साइंस FSL में, सर FSL की रिपोर्ट आएगी तब उस पे सर उसको एडमिसिबल माना जाएगा। एंड अदर प्लस एज वेल एज आप और कुछ ऑथेंटिसिटी चाहेंगे? ठीक है, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गया आपके सामने, CD आपके सामने है, मोबाइल सेट आपके, चीज ये देखेंगे कि वो मेड वॉलंटरी था कि नहीं था जिस वक्त वो तो आपको उससे पता चल गया, वो तो आपको उससे पता चल गया। मगर ये डॉक्टर ने रिकॉर्ड किया है, कुछ डॉक्टर के साथ भी आपकी भूमिका रहेगी? हाँ सर, डॉक्टर के बयान होंगे सर, डॉक्टर अपने बयान से कंफर्म करेंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन जो पेश हुआ है। दैट इज वाइटल, दैट इज वाइटल। The doctor concerned will be the paramount evidence, paramount witness of the prosecution. And this dying declaration can be proved only by the doctor concerned, who had delivered the mobile set to the IO. ठीक? तो सर ठीक है, आपका इंटरव्यू इज ओवर नाउ। हाँ, आप 2 मिनट बाहर जाएं, फिर आपको बुलाते हैं। आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, लेकिन आपको एक तो फॉर्मल ड्रेस में होना चाहिए था, जो आप नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा जो हाल में लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हो रहे हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा प्राइवेट मेंबर बिल क्या है, तो भले आप नया मैटर क्या आया ये ना बता पाते, लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल क्या है ये ना बता पाना, ये कैसे गवर्नमेंट बिल से अलग होता है, ये ठीक नहीं। बाकी थोड़ा सा लॉ को आप देख लीजिए सर, विगत 2 साल का आप देख लीजिए। मेनली तो ये है कि पहले टोटल इनफॉर्मल वे में आइए, और आपके लिए कोई मैंडेटरी नहीं, वहाँ पे कोई ड्रेस कोड है क्या बिहार में? नहीं, कोई ड्रेस कोड नहीं है। आप सिर्फ एक कैंडिडेट हैं, तो आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि आप, बहुत से लोग क्या करते हैं कि कोट पैंट और बैंड लगा के चले जाते हैं। नहीं, ये तो गलत, ये सब कुछ नहीं है। ये जो है ब्लू और नीला और ये सब नहीं, फॉर्मल ड्रेस हो आपका, एक जो है सिंपल क्रीम कलर का हो, वाइट कलर का हो, या और हो, मतलब थोड़ा सा नज़र में न आए, तो मतलब ये ड्रेस में, वो ड्रेस पर थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि इंटरव्यू मेंबर उस बात पर बहुत एनवायर्ड होता है जब आपको हिंट दिया जाए और आप उसका जवाब दें। आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर है, सॉरी सर, आई एम नॉट क्लियर ऑन दिस, सीधे आप तुरंत मना कर दीजिए, कभी भी इसको। नंबर 1
नंबर 2, एक लॉ में कोई भी सब्जेक्ट फेवरेट नहीं होता। सर आप कभी जवाब मत दीजिएगा कि मैं एविडेंस ज़्यादा लाइक करता हूँ, मैं ये ज़्यादा लाइक करता हूँ, कोई भी नहीं होता। सॉरी सर, मैंने सारे सब्जेक्ट्स को कंसंट्रेट किया है, सारे सब्जेक्ट हमें प्रिय हैं, क्योंकि हमें वर्क करना है तो सारे सब्जेक्ट के ही बेसिस पे हमें वर्क करना है। और तो ऐसी नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है, इसके लिए बड़ा टफ कंपटीशन होता है। और साथ ही साथ केवल आपको ही चुने जाने की आवश्यकता नहीं है, आप ये कि हम चुने जाएंगे, जो सिलेक्शन कर रहा है उसकी मजबूरी है सेलेक्ट करना, उतना कैंडिडेट सेलेक्ट करना है उसे। लेकिन सवाल यह है कि कंपटीशन हमेशा नंबर देखकर मत घबराइए, कंपटीशन 2-4 लोगों के बीच में होता है। कंसेप्ट क्लियर करिए, कभी आपके इंटेलिजेंस कितना है, आपको नॉलेज कितना है, आपका जो है परफॉर्मेंस क्या है, ये तो आपके रिटन टेस्ट में सब परखा जा चुका है। ये इंटरव्यू है, वाइवा नहीं है, न तो वाइवा है कोई इंटरव्यू। टोटल ओवरऑल आपके पर्सनालिटी को असेस करना रहता है। आराम से जाइए, बैठिए, थोड़ा सा एक दीर्घ सांस लीजिए, बैठिए, वो जो क्वेश्चन कर रहे हैं पहले समझिए वो कहना क्या चाहते हैं। जैसे अभी आपसे पूछा गया कि आर्टिकल 21 और जो है माइलस्टोन है जो है सेक्शन 169 का, ठीक है, इसमें सिंपल सा जवाब ये है कि सर 169 provides if there is insufficient evidence he shall be released on bail. Article 21 provide no person shall be deprived of his personal liberty। यहाँ आपको लाइफ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ 167 जो है लाइफ से नहीं संबद्ध है, ये आपके पर्सनल लिबर्टी से संबद्ध है। हाँ, पूछा जाए कि मतलब जो है 2 × 2 कितना है या 2 × 9 कितना है, तो आप 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4 ये थोड़े पढ़ेंगे, आपको सीधे उसका हिट करना है क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि उसे और भी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेना है। आप जितना ही शॉर्ट में और क्लैरिफाइड बिल्कुल एकदम रिफाइंड आप आंसर देंगे, मेंबर उतना ही खुश होगा। और अगर हिंट देने पर आपने उत्तर दिया तो 50% तो आपका गया, ये मान के चलिए 50% गया। तो इसलिए बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो। जो नहीं क्लियर आपके सर, दो आई हैव नो आइडिया, आई एम नॉट क्लियर ऑन दिस क्वेश्चन और आई मे बी अप्लाइज्ड, बस सीधे से कह दीजिए कि सॉरी सर मुझे कंसेप्ट क्लियर नहीं है। लेकिन अब हर क्वेश्चन में नहीं कि सर सॉरी सर मुझे कंसेप्ट क्लियर नहीं है सर, नंबर। दूसरी बात है, इंटरव्यू में कभी कभी होता ही भी देखिएगा कि आपने जो ये बायोडाटा दिया इसमें आप जुडिशियल फैमिली से ही रिलेट करते हैं, जुडिशियल फैमिली से ही है। हाँ, जुडिशियल फैमिली से ही है। जुडिशियल तो फैमिली। चूँकि आपका एक मॉक इंटरव्यू चल रहा था इसलिए मैंने नहीं बताया, कुछ नहीं किया। आप असलम भाई के लड़के हैं और असलम भाई हमारे जूनियर रहे हैं, हमारी बैचमेट हैं वो भी हैं। तो आप जो है ये एक हमेशा कंसेप्ट जब जाइएगा, जब क्लियर के साथ जाइएगा। और कभी भी देखिए एग्जाम आपका जो मेंबर होता है वो आप समझ जाता कि आप उसे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं या आप उसको आप मॉड्यूलेट करने की या उसको कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी आपका ठीक है, तो आप तैयार कंसेप्शन आप जो है तैयार करिएगा। इसमें आपसे ये नहीं पूछा जाए ये बताइए क्या है, ये बताइए, आपको एक रिलेट करके आपका कंसेप्ट देखा जाएगा कि एक जज के पास जो कंसेप्ट होता है वो कंसेप्ट है आपके पास कि नहीं। और अभी तो मेरे डेट आई नहीं है, तो टाइम बहुत है, आप प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है ना, हो इसको जाएगा आपका बिल्कुल 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 सिलेक्शन तो हो जाएगा। आप बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, भगवान ने चाहा। ऑल द वेरी ठीक है, बेस्ट, विल प्रे फॉर योर सक्सेस। अच्छा, ओके। एक चीज़ और मैं बताऊंगा, जो जैसे मैंने वो पूछा था आइडेंटिफिकेशन पर एक बार, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको आइडिया नहीं था, वो हमें पता चल गया, ठीक है। और वैसे ही आपका बोर्ड जो होगा वो उन सब चीज़ों को भाप लेगा कायदे से कि आप केवल और केवल जो आइडिया पे जाते रहे। अगर देना भी है आपको जवाब तो आप सीधे कह दीजिएगा सर आई हैव नो आइडिया बट हम कोशिश कर सकते हैं जी, ठीक है। तो ये चीज़ होना चाहिए। और जो कुछ लीगल डेवलपमेंट होता है उस पर आप जो है अपने को मस्त कंसंट्रेट करिए। अभी आपके जो 3 बिल जो गवर्नमेंट ने वापस लिया है, पहले लागू किया फिर वापस लिया, वो बिल क्या है, वो एक्ट क्या है, उसके प्रोविज़न क्या हैं, इसको लिया जाए। अभी आपके 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं, इलेक्शन हुआ है, कौन पार्टी रूलिंग में आई है, उसको कितने सीट मिले हैं, कितने क्या मिले, सब
आम आदमी बैठता है तो दूरदर्शन पे सुनता है, अखबार में पढ़ता है, सब करता है, उसको दिमाग में आ जाता है, करते जाता है। तो सब अपना एक वेल करके लीगल फील्ड में आपके PCJ का इंटरव्यू जो होगा, जनरल नॉलेज भी जो आपका होगा वो लीगल एरिया को ही सर्कमस्क्राइब करता है, ऊपर नहीं होता। ठीक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। हाँ।